नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपकी इस नई क्लास, नई कक्षा, नई वीडियो में। मेरा नाम है अर्जुन प्रताप सिंह राणा। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। पाठ का नाम है महिला आश्रम। असल में ये पाठ नहीं बच्चों, एक पत्र है जो काका कालेलकर जी लिख रहे हैं अपनी मुँह भोली बहन सरोज जी को। तो देखते हैं, लेकिन उसके पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से जान सकें, समझ सकें। इसके पश्चात हम काका कालेलकर के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देंगे, उनका परिचय प्राप्त करते हुए उनकी तस्वीर के साथ। देखिए बच्चों, काका कालेलकर, इनका जन्म 1885 में सातारा महाराष्ट्र में हुआ था और इनका निधन 1981 में नई दिल्ली में हुआ। इनका असली नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी थे, लेकिन पूरे भारत में, पूरी दुनिया में काका कालेलकर के नाम से प्रसिद्ध थे। ये एक शिक्षा शास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। काका कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। उन्होंने हिंदी की महान सेवा की। उनके द्वारा रचित जीवन व्यवस्था नामक निबंध संग्रह के लिए उन्हें सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वे साबरमती आश्रम के सदस्य थे और अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण ही वे काका के नाम से जाने गए। वे सर्वोदय पत्रिका के संपादक भी रहे। 1930 में पूना के यरवदा जेल में गांधी जी के साथ उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय बिताया। ये भी आपको बता दूं बच्चों कि इनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक के करवार जिले का रहने वाला था। इनकी मातृभाषा कोंकणी थी, लेकिन सालों से गुजरात में बसाने के कारण गुजराती भाषा पर उनका बहुत अच्छा अधिकार था और वो गुजराती के प्रख्यात लेखक समझे जाते थे। जिन नेताओं ने राष्ट्रभाषा प्रचार के कार्य में विशेष दिलचस्पी ली और अपना समय अधिकतर इसी काम को दिया, उनमें प्रमुख काका साहब कालेलकर का नाम आता है। उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अधिवेशन 1938 में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन्होंने पहले स्वयं हिंदी सीखी और फिर कई वर्ष तक दक्षिण में सम्मेलन किया और हिंदी का प्रचार कार्य किया। अपनी सूझबूझ, विलक्षणता और व्यापक अध्ययन के कारण उनकी गणना प्रमुख अध्यापकों और व्यवस्थापकों में होने लगी। साहित्य अकादमी में काका साहब गुजराती भाषा के प्रतिनिधि रहे। गुजरात में हिंदी प्रचार को जो सफलता मिली, उसका मुख्य श्रेय काका साहब को ही जाता है। तो ये है काका कालेलकर जी, जिन्होंने गांधी जी के साथ रहते हुए देश सेवा की और देश के लिए, देश की भाषा के लिए प्रमुखता से काम किया। इसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ते हैं महिला आश्रम। गद्य संबंधी जानकारी पहले दे दूं कि ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक पत्र है और इस पत्र में काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम और सामाजिक लगाव का पता चलता है। बच्चों, सामान्य रूप से तो ये पत्र है, लेकिन याद रखिए बच्चों, पत्र जैसे आज पत्र का लिखने का चलन कम हो गया है। आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर ईमेल की व्यवस्था को अपनाते हैं, लेकिन ये जो पत्र की व्यवस्था है कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, चाहे उसका नया रूप ईमेल ही क्यों ना हो। असल में पत्रों से क्या होता है कि आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। पत्रों से आपके विचारों को जानने में सहायता मिलती है। इसी तरह से इस पत्र के माध्यम से हम जान पाते हैं कि जब महिला आश्रम के संबंध में जो विचार प्रकट करते काका कालेलकर जी, तो इनसे हमको पता चलता है कि महिलाओं के संबंध में उनके कितने अच्छे और उच्च विचार हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों कि महिला जो है, महिलाओं का सम्मान करने की प्रेरणा इस पत्र के माध्यम से हमको मिलती है। साथ ही हमें इस बात का बोध होता है कि महिलाओं के स्वावलंबन के लिए हमें ऐसे आश्रमों की और समाज को ऐसे आश्रमों की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। पहले आपको बता दूं, काका कालेलकर जी ने गुरुवार दिनांक 21 दिसंबर 1944 को, यानी आज़ादी के तकरीबन 3 साल पहले, अपनी मुंह बोली बहन सरोज को महिला आश्रम की स्थापना करने के बारे में सूचित करते हुए पत्र लिखा था। तो देखते हैं महिला आश्रम के बारे में वो क्या कह रहे हैं। प्रिय सरोज, बच्चों मैंने कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ दे दिए हैं, इसे आप देखते रहिएगा। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी, यानी ताकि आपको महिला आश्रम खोलने में आसानी होगी, इसलिए मैं कुछ विचार बता रहा हूँ। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो। जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए आश्रम है तो महिलाओं के लिए बनने वाले आश्रम का जो कार्यभार है वो महिलाओं के हाथ में ही होना चाहिए। महिलाओं द्वारा, महिलाओं का, महिलाओं के लिए
ये आश्रम की व्यवस्था हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। पुण्य का काम है, कहीं मांगेंगे नहीं, अपने आप पैसे मिलेंगे। ऐसा विश्वास काका कालेलकर जी को था। जो महिला आएगी वो अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वो यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर किसी गरीब महिला को इस आश्रम में स्थान दिया जा रहा है तो जिसने उसकी सिफारिश की है उसका एक कर्तव्य भी होगा कि वो उस महिला के खर्च की व्यवस्था भी करे। हालांकि पूरा कार्यभार तो उनकी देख रेख, ध्यान रखना, उनको छत देना, ये तो आश्रम का काम है, लेकिन इसके अलावा सिफारिश करने वाला अगर मजबूत व्यक्ति है, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उससे मदद करनी चाहिए। ऐसा विचार काका कालेलकर जी का था। इसके बाद हम देखते हैं क्या लिख रहे हैं। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। कोई भी महिला आश्रम में आए, हमें पता होना चाहिए कि महिला कौन है, कहाँ से आई है, उनका इतिहास क्या रहा है, उनकी समस्या क्या रही है। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम आने का द्वार भी हमेशा खुला है बच्चों, और जाने का द्वार भी। ये महिला की सोच, विचार और उस जो चाहती है उसकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। अब एक बात और है बच्चों, आप जानते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति समान रूप से उसके विचार सेम नहीं होते हैं, या फिर उसी तरह से रहना, ओढ़ना, पहनना पसंद नहीं करता है। तो इससे आश्रम की व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो ऐसे समय में किसी महिलाओं को अगर निकालना है आश्रम से तो उन्हें 3 महीने का नोटिस देना होगा। लेकिन फिर भी काका कालेलकर जी कहते हैं कि हमको ऐसे कदम से बचना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं के लिए ये आश्रम है, उनको आश्रय दिया जा रहा है, ना कि उनको निकालने के लिए। कोशिश करेंगे कि वो ऐसा व्यवहार न करें जिससे आश्रम का वातावरण खराब हो। उसके बाद आश्रम किसी एक धर्म से टिका नहीं होगा। जाहिर सी बात है बच्चों, आश्रम महिलाओं के लिए, धर्म के लिए नहीं है। इसीलिए इस धर्म की महिला को लेंगे, इस धर्म की महिलाओं को नहीं लिया जाएगा, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का वातावरण रहेगा। यानी हर व्यक्ति अपने हिसाब से भक्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। स्वावलंबन मतलब कि महिलाएं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी, वो अपना आर्थिक आधार खुद बनाएंगी। सादगी का आग्रह होना चाहिए, सिंप्लिसिटी। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। यानी महिलाओं को कोई ना कोई ऐसा काम धंधा सिखाया जाएगा जिससे वो अपनी व्यवस्था कर सके, यानी यहाँ आकर वो सीख सकें। पढ़ाई भी आसान हो, उन्हें पढ़ाया भी जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है, काका कालेलकर जी कहते हैं अगली लाइन में कि आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी। यानी ये शिक्षा संस्था नहीं है, यहाँ पे ये स्कूल नहीं है, ये आश्रम है जिनसे महिलाओं को आश्रय मिलता है जहाँ पर। लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण हो, मतलब आपसी झगड़ा नहीं होना चाहिए। सभी महिलाओं को यहाँ पे मिलकर ही रहना होगा। ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें। यानी आश्रम चलाने वाले महिला का जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, उनको वो नहीं दे रहे हैं। महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी, निर्भर नहीं होंगी, और अपने जीवन का सदुपयोग करके पवित्र सेवा कर सकें। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। यानी जब सरोज बहन आश्रम खोलेंगी तो ऐसे वो कर सकती है। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो, क्योंकि महिलाएं खुद ही आत्मनिर्भर होंगी। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। अब देखिए, महिलाएं आएंगी, कुछ पढ़ी लिखी होंगी, कुछ अनपढ़ भी होंगी, कुछ कुशल होंगी, है ना। तो महिला इस आश्रम को चलाएंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक भी जरूर दें। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों कि काका कालेलकर जी सुझाव दे रहे हैं उनको चलाने के लिए, संस्था कैसे चलानी है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता, उनकी मर्यादा का मुझे ख्याल है। काका कालेलकर कहते हैं कि सरोज जी को जो मुंह बोली बहन है, उनको इतने वर्ष से जानते हैं, तो जानते हैं कि सरोज बहन जो है उनमें इतनी शक्ति है, वो इतनी कुशलता है, उतनी मर्यादा पूर्ण जीवन जीती हैं कि वो आराम से संस्था न खोल सकती है, बल्कि उनको आसानी से चला सकती हैं।
प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, मतलब वो खेली संस्था खोलने के लिए एक साधन थी। मतलब उन्हें फिर एकदम से उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी संस्था चलाने की, संस्था अपने आप अच्छी तरह चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है, उस आवश्यकता में ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास ना होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सोचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना। तुम दोनों बच्चों मतलब दूसरी से यहाँ मतलब है सरोज की बेटी जो है रेहाना। तो रेहाना भी सरोज की बेटी है। ये पत्र उनको भी संबोधित करते हुए काका कालेलकर जी यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे तुम दोनों इस सूचना का, हाँ, मुझे इतना विश्वास ना होता तो बहन के ऐसा कुछ मैं सोचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा कि कैसे और संस्था को अच्छा बनाया जा सकता है। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथिमम फूल बहार में है। गुलदाउदी का अंग्रेजी रूप क्रिजेंथिमम है, यानी वैज्ञानिक नाम, और उनकी कलियां महीनों तक ही खुलती नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठती हो। यानी जो गुलदाउदी का फूल है बच्चों, वो जल्दी खिलता नहीं, महीनों तक खिलती नहीं है, और लेकिन जब ऐसा लगता है जैसे होठों को बंद करके बैठी, कुछ बोलती ही नहीं, लेकिन जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, यानी धीरे धीरे। एक ऐसी मतलब लज्जा को ओढ़े एक नारी की तरह जो धीरे धीरे अपने होठ खोलती है, धीरे धीरे खुलती है किसी अपनों के साथ। लेकिन वो टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं, कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद लिया। जिनिया का एक पौधा, जिनिया भी बच्चों, जिनिया का पौधा कैसे होता है, उनका फूल ऐसा होता है, रास्ते के किनारे पर था। जो आए तो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने उस बड़े पौधे को वहां से निकाल कर अपने सिरहाने के पास, यानी जहां सोते हैं चारपाई में, सिर की भाग का हिस्सा वहां पर, इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हों, फूलों की आंखें, ऐसा लगता है। 2-1 महीने फूल से देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदाई दी, यानी घर से विदा कर दिया। फूल सूख चुका था, पौधा सूख चुका था, इसीलिए। काका का दोनों को सप्रेम सुभाषिस। तो ये पत्र बच्चों लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ फिर एक दूसरा पत्र बाद में उन्होंने लिखा। जब उन्हें सरोज जी का पत्र मिला था तो उसका जवाब देते हुए एक दूसरा पत्र लिखा कि प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक का लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं पत्र लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। रेहाना सरोजी की बहन, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापू जी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। देखिए बच्चों, किस तरीके से एकता की बात चल रही है कि हर भाषा को न सिर्फ सम्मान दिया जाए, सबका ध्यान रखा जाए। और बापू जी का अर्थ है महात्मा गांधी जी, जो उन्हीं के साथ रहते थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उर्दू सीखा जाए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम भी उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लिखकर पूरी तरह पहले ठीक हो जाओ। ये संदेश सरोज जी के लिए। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए, सादे क्रोटन को ही रहने दिया। सबको काका का प्रेम, शुभाशीष। तो बच्चों, इस तरह से ये पत्र, उनका सादा सा पत्र समाप्त होता है। यहाँ पे हमको 2 चीज़ें पता चलती है बच्चों कि किस तरीके से वो आश्रम खोलने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, उसकी व्यवस्था, नियम, अनुशासन के बारे में सरोज जी को न सिर्फ जानकारी देते हैं बल्कि अपना अनुभव भी बताते हैं। इसके साथ हम ये देखते हैं कि प्रकृति से, फूलों से भी उनको कितना प्यार है, उनके नाम भी जानते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं, और उसी तरह से वो सामने प्रकृति कर रहे हैं। बच्चों, आश्रमों की आवश्यकता क्यों है? हमारे देश में आश्रमों की कल्पना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा महाराजा बूढ़े हो जाने पर राजपाट छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम अपना लेते थे और अपना शेष जीवन जंगलों में कुटी बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह बिताया करते थे। पर आज वैसा समय नहीं रहा और राजा महाराजा भी नहीं रहे। अब समाज में नई तरह की समस्याएं हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं। इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे घर से भागते हैं। बूढ़े माता पिता बेटे बहू के लिए भार लगने लगते हैं। इन सब समस्याओं ने आधुनिक ढंग के आश्रमों को जन्म दिया है, और इसी के परिणाम स्वरूप आज देश में वृद्धाश्रम, महिला आश्रम तथा बाल आश्रम, बाल सुधार गृह जैसे आश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। इन आश्रमों में तिरस्कृत, उपेक्षित और परित्यक्त बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को सहारा मिलता है। इन आश्रमों में इन्हें अपना सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलता है। इसलिए आश्रम आज के समय की आवश्यकता है।
हालांकि आश्रम होने नहीं चाहिए थे बच्चों, क्योंकि कोई बच्चा घर से ना भागे, कोई बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप घर से न निकाले, किसी महिलाओं को घर से निकलना ना पड़े, तिरस्कृत और उपेक्षित ना होना पड़े। लेकिन फिर भी ये आश्रम उनको संबल देते हैं, उनको सहारा देते हैं, और ये आश्रम एक तरीके से उन्हें जीने का आधार प्रदान करते हैं। तो इस तरह से महिला आश्रम के बारे में हमने जाना, कालका कालेलकर जी के जीवन के अनुभव को प्राप्त किया, और जाना कि वो कितने सज्जन पुरुष थे और किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते थे। तो इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं बच्चों। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ध्यान दीजिए, समझिए, मेहनत कीजिए और परीक्षा में सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद, विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।